कोरोना पर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई इस बैठक को पीएम ने संबोधित किया। चलिए आपको बताते हैं पीएम के संबोधन की 10 बड़ी बातें। पीएम मोदी ने कहा कि भारत संभली हुई स्थिति में है, वैक्सीन की पूरी तैयारी है, लेकिन बचाव जारी रहना चाहिए। देश में टेस्टिंग का नेटवर्क काम कर रहा है। फ्रंटलाइन वर्कर्स प्राथमिकता होने चाहिए। वैक्सीन आने पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता मिलेगी। कौन सी वैक्सीन कितनी कीमत में आएगी यह अभी तय नहीं हुआ है। सबको वैक्सीन देना हमारी प्राथमिकता है। वैक्सीन का एक विस्तृत प्लान जल्द ही राज्यों से साझा कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश के लगभग सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सबसे पहले शुरुआत की गई 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, जहां पर कोविड का संक्रमण ज्यादा है। इसमें मुख्यमंत्री गहलोत ने भी अपनी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के सामने तथ्य रखे, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी टेस्ट यहां पर सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं। दिवाली पर पटाखों की अनुमति भी इसीलिए नहीं दी गई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि कौन सी वैक्सीन का कितने दाम होंगे यह अभी तय नहीं है, लेकिन उनकी बातों से जो सार निकलकर सामने आया उसमें उन्होंने साफ तौर पर राज्यों को निर्देश दिए कि कोल्ड स्टोरेज सरकारों को तैयार रखने चाहिए। इसके साथ ही जल्द से जल्द उन्होंने राज्य सरकारों से उनकी जरूरत के लिए कितनी वैक्सीन की जरूरत है उसका भी लिखित जो है वो दस्तावेज मांगे हैं। और वैक्सीन पर लगातार काम चल रहा है, चाहे वो विदेशी वैक्सीन हो या फिर भारत में बनने वाली वैक्सीन। कब आएगी, कितने दिनों में आएगी, साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हालांकि इसकी प्रक्रिया जारी है, लेकिन जब तक वैज्ञानिक कसौटी पर 100% उस दवाई को नहीं परखा जाएगा तब तक ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जो भी दवाई आएगी उसको वैज्ञानिक कसौटी पर परखा जाएगा। फिलहाल सीधे तौर पर राज्य सरकारों को प्रधानमंत्री मोदी का साफ तौर पर दिशा निर्देश है कि जब तक दवाई नहीं आती, कोरोना पर सख्ती लागू रहनी चाहिए। लोगों को 2 गज की दूरी और मास्क की अनिवार्यता बहुत जरूरी है। फिलहाल देश में टेस्टिंग का नेटवर्क काम कर रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत जरूरी बात कही कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, कोरोना के लिए काम कर रहे हैं, सबसे पहले दवाई देने के लिए प्राथमिकता उनकी होनी चाहिए। और सीएम ने पीएम मोदी को जानकारी दी कि राज्य में 100% RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं। रोजाना करीब 30,000 लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। राज्य ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया, मास्क पर कानून बनाया, नाइट कर्फ्यू लगाया, लोगों के एकत्रित होने पर लगाम लगाई, जन आंदोलन जैसे कदम उठाए गए हैं। अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, ऑक्सीजन पाइपलाइनों का बिछाने, ऑक्सीजन संयंत्रों की खरीद, भंडारण संयंत्र, आईसीयू और ऑक्सीजन बेड में वृद्धि की गई है। गोवर्धन चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। गोवर्धन, आज पीएम और सीएम की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई उसमें कई बातें साफ हुई। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कोई तारीख, डेडलाइन तय नहीं की है कि वैक्सीन कब आएगी। हालांकि उन्होंने ये जरूर इशारा किया कि राज्य सरकारों को तैयार रहना चाहिए और एक ऐसा खाका बनाना चाहिए जिससे केंद्र सरकार को पता चल पाए कि किस राज्य को कितनी वैक्सीन की जरूरत है। साथ ही कोल्ड स्टोरेज तैयार रखने के लिए बोला। अंदाजा लगाया जा सकता है गोवर्धन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं वैक्सीन को लेकर।
देखिए, प्रधानमंत्री की जो मुख्यमंत्रियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, उसमें राजस्थान से सीएम अशोक गहलोत ने भी हिस्सा लिया और राजस्थान सरकार ने कोरोना नियंत्रण के लिए जो कोरोना की दूसरी वेव आने से पहले जो कदम उठाए हैं उनके बारे में जानकारी दी गई। मसलन चाहे धारा 144 लागू करना हो, चाहे नाइट कर्फ्यू का मामला हो, चाहे कोरोना जागरूकता के लिए इस लहर से पहले जो जन आंदोलन चलाया गया था उसका मामला हो, चाहे रोजाना 30,000 की जो टेस्टिंग कैपेसिटी है, इन तमाम बातों के बारे में पीएम को बताया कि राज्य सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। इसके अलावा जो हेल्थ वर्कर्स का जो डेटा है उसके बारे में भी चर्चा हुई है कि राजस्थान का वैक्सीनेशन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में लिखित में भी हालांकि केंद्र सरकार ने जानकारी मांगी है, लेकिन इस बैठक में भी चर्चा हुई है। अभी 12-13 तारीख के आसपास हेल्थ डिपार्टमेंट ने सारे जो जिले हैं उनसे ये डेटा मांगा था कि उनके यहाँ पर हेल्थ वर्कर्स कौन कौन है, कितनी संख्या में है, गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर और बड़े अस्पताल तक पूरा जो डेटा है वो केंद्र सरकार को मुहैया कराया गया है। अब तैयारियां यहाँ पर पूरी है, जो डेटा है वो केंद्र के साथ में साझा कर लिया गया है, अब केवल वैक्सीन का इंतजार है। पीएम ने सारे जो मुख्यमंत्रियों को ये भी कहा था कि राज्य स्टेट स्पेसिफिक जो जरूरतें हैं उनके आधार पर ही केंद्र सरकार आगे बढ़ेगी, क्योंकि डेटा जो शेयर किए गए हैं कि डिमांड हर स्टेट की कितनी है, जरूरतें कितनी हैं और उनका वैक्सीनेशन का प्लान कैसा है, इसके ऊपर हर राज्य की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। तो इसलिए राजस्थान में अगर वैक्सीनेशन होना है तो यहाँ की परिस्थितियां अलग है, क्योंकि यहाँ दूरियां बहुत ज्यादा हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, दूरियां ज्यादा है, तो यहाँ पर अलग मॉडल अपनाया जाएगा। तो इस बात की संभावना है कि वैक्सीनेशन के लिए एरिया स्पेसिफिक मॉडल अपनाया जाएगा। हालांकि राजस्थान सहित बाकी के स्टेट का वैक्सीनेशन का जो अनुभव है वो इस कोरोना में भी काम आएगा, क्योंकि इससे पहले पल्स पोलियो अभियान हो, चाहे बाकी और टीकाकरण के अभियान हो, तो बहुत सफलतापूर्वक पूरे देश में और राजस्थान में चले हैं। तो उस पुराने अनुभव के आधार पर ही कोरोना वैक्सीनेशन की भी तैयारी यहाँ पर की जा रही है, सरकार के लेवल पे भी और हेल्थ डिपार्टमेंट के लेवल पे भी। अब केवल इंतजार वैक्सीनेशन का है, वैक्सीन अवेलेबल होने का है। पीएम ने भी वही बात कही जो कल सीएम की ओर से बयान आया कि सबसे पहले वैक्सीन लगाने की जो प्राथमिकता है वो हेल्थ वर्कर्स को, मतलब डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मी जो हेल्थ वर्कर्स है उनको दी जाएगी। तो टॉप प्रायोरिटी पे चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबसे पहले जो कोरोना वॉरियर है, जो फ्रंट वॉरियर है, उनको वैक्सीन दी जाएगी और उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर तय किया जाएगा। तो ये जो बैठक हुई है उसमें इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जी गोवर्धन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी का एक्शन प्लान क्या है। करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीन के में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। साथियों, कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमने शुरुआत से ही एक एक देशवासी का जीवन बचाने को प्राथमिकता दी है। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे, उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। साथियों, वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है, उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। तो मेरा आग्रह है कि आप लिखित में अगर हो सके उतना जल्दी, क्योंकि आज भी कुछ है सबने कि ये हो, इससे भी ज्यादा होंगे,
ये अगर मिल जाएंगे तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी वर्कआउट करने में सुविधा होगी और कोई किसी पे थोप नहीं सकता है। भारत सरकार निर्णय करे कि हम ये करेंगे और राज्य सरकार, ऐसा नहीं हो सकता। हम सबको मिलकर के ही इस चीज को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसलिए सबके विषयों का बड़ा महत्व है। आज रिकवरी रेट और फर्टिलिटी रेट दोनों ही मामलों में भारत दुनिया के अधिकतर देशों से बहुत संभली हुई स्थिति में है। हम सभी के अथक प्रयासों से देश में टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज काम कर रहा है। इस नेटवर्क का लगातार विस्तार भी किया जा रहा है। हमें तो कोरोना पर ही फोकस करना है। हमें किसी भी हालत में ढिलाई नहीं बरतने देनी है। हां, शुरू में कुछ बंधन इसलिए लगाने पड़े ताकि व्यवस्थाएं भी विकसित करनी थी, लोगों को थोड़ा एजुकेट भी करना था। अब हमारे पास टीम तैयार है, लोग भी तैयार हैं। थोड़ा आग्रह रखेंगे तो चीजें संभल सकती हैं। तो जो जो चीज हम तैयार करें उसको जरा इंप्लीमेंट करें और हमें आगे अब कोई बढ़े नहीं, इसकी चिंता जरूर करनी होगी, कोई नई गड़बड़ न हो। आपदा के गहरे समंदर से हम निकले हैं। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से खबर मिल रही है, किसान के साथ यहां पर 2 लाख रुपए की लूट हुई। किसान ने बैंक से 2 लाख रुपए निकाले थे। भुगतान के लिए रुपए निकाले गए थे। दुकान पर पहुंचते किसान के होश उड़ गए। डूंगरगढ़ थाना पुलिस फिलहाल लुटेरे की तलाश कर रही है। अजमेर के राजकीय महाविद्यालय में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब छात्र संगठन एबीवीपी ने सोशल डिस्टेंसिंग की बात पर वो भड़क गए। दरअसल छात्र संगठन महाविद्यालय की प्रिंसिपल को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे थे। छात्रों की संख्या ज्यादा होने के कारण प्रिंसिपल ने उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही, जिस पर छात्र उग्र हो गए। मौके पर पहुंचे एबीवीपी के 2 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फिलहाल कॉलेज के सभी छात्रों को पुलिस ने बाहर निकाल दिया है। और राजधानी जयपुर में एक चलती स्कूटी में अचानक आग लग गई। घटना सहकार मार्ग की बताई जा रही है। फिलहाल मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया। अलवर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां कपाल के काल में दादी पोता समा गए। देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल दहल जाएगा स्ट्रेचर पर पोती और खाट पर पड़ी दादी की मौत की सच्चाई जानकर। 4 साल के अयाज और 45 साल की मरिया की जिंदा जलने की ये तस्वीरें अलवर के टपूकड़ा थाने के बुबका हेड़ा गांव से आई है। बताया जा रहा है कि गांव के मकान में दादी पोते दोनों सो रहे थे। मकान में बड़ी मात्रा में कपास रखा हुआ था, जिसमें किसी वजह से आग लग गई। इसी आग की चपेट में आकर दादी और पोते दोनों जिंदा ही जल गए। घर में लगी आग से गांव में कोहराम मच गया। किसी तरह लोगों ने आग बुझाकर दादी और पोते को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दादी की मौत हो चुकी थी और इलाज के दौरान पोते की भी मौत हो गई। सर्दी के मौसम में बंद कमरे में आग जलाकर सोना जानलेवा हो सकता है। अगर आप हीटर या फिर ब्लोअर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी सावधानी रखें। हीटर, ब्लोअर या अंगीठी जलाते समय कमरा पूरी तरह बंद ना करें। कमरा बंद होने से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा होने लगती है। जहरीली गैस सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंचकर खून में मिल जाती है। खून में हीमोग्लोबिन का लेवल घट जाता है, बेहोशी छाने लगती है और इंसान की मौत हो जाती है। अगर आप ब्लोअर या हीटर का प्रयोग करते हैं तो इसे थोड़े समय के लिए ही करें। अगर आप इनमें से किसी भी साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वेंटिलेशन का खास ख्याल रखें।
बंद कमरे में कोयला या लकड़ी जलाने से परहेज करें। अलाव जलाकर उसके पास न सोएं। साथ में पानी से भरी बाल्टी जरूर रखें। आग जलाएं तो जमीन पर सोने से बचें। घर में अगर कोई बच्चा हो तो आग न जलाएं तो ज्यादा बेहतर है। रात में हीटर, ब्लोअर या अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं। करीब प्लास्टिक, कपड़े, केमिकल्स ना रखें। राजधानी जयपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ जेडीए ने अहम कार्रवाई की। जेडीए ने 3 जगहों पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक रघुवीर सैनी के निर्देशों पर जयपुर दिल्ली रोड स्थित मानबाग इलाके में अवैध रूप से बनी 4 मंजिला इमारत को सीज कर दिया गया और दीवार बनाकर रास्ता बंद कर दिया गया। वहीं पृथ्वीराज नगर के हनुमान वाटिका मांगलियावास रोड पर नोटिस देने के बाद भी बन रही अवैध दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई जारी रही। तो तीसरी कार्रवाई में पृथ्वीराज नगर साउथ में की गई। यहां पर भी अवैध रूप से हुए निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। झालावाड़ जिला पुलिस विशेष टीम और असनावर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। झालावाड़ भोपाल हाईवे पर डूंगरगांव घाटी से नाकाबंदी कर कार सवार 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस समेत अल्टो कार भी बरामद की। वहीं आरोपियों के पास से हथियार खरीदने के लिए रखे गए 12,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। दो 2020 में स्वच्छ सर्वेक्षण में दक्षिण दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 31वें स्थान पर रहा था। इस बार सर्वेक्षण में लंबी छलांग लगाने को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 4 जोन में बटे एसडीएमसी ने सफाई के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाकर एसडीएमसी अलग अलग क्लीनलीनेस ड्राइवर शुरू कर रहा है। हमारा एक इनिशिएटिव है, जैसे आपको आप फील्ड में जाएंगे देखेंगे हमारे कुछ पॉइंट ऐसे थे, गार्बेज वनरेबल पॉइंट थे, जहाँ पे चलते फिरते लोग ये सोचते हैं कि एक कूड़ा डाल दिया किसी ने, एक आदमी कूड़ा डालता है, उसके बाद 2 आदमी निकलते हैं, वहाँ लगता है कि यही पॉइंट है गार्बेज का, इस पर ही डालते जाते हैं, तो दैट बिकम्स ए गार्बेज वनरेबल। और वहाँ पे वही आदमी जो फर्स्ट आदमी जाएगा वो कहेगा जी देखो कितना गंदा है, बेसिकली उसकी ने स्टार्ट किया है। तो हम इस चीज़ को ऐसे हटाने के लिए कुछ हमने इनोवेटिव आइडिया लिया है। उसमें हम ये कर रहे हैं कि उस पॉइंट को पहले हम क्लीन करते हैं, उसके बाद ब्यूटीफाई कर देते हैं उसको अच्छे से, ताकि कोई भी आदमी जाएगा तो उसको अगर जब वो आएगा उधर तो शर्म आएगी उसको कि नहीं यहाँ तो मैं कूड़ा डालता था, अब नहीं डालूंगा। तो वी आर जस्ट लाइक बिहेवियर चेंज, एटीट्यूडनल चेंज पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। कोरोना के कारण 9 महीने से बंद विश्वविख्यात आमेर महल में आज से हाथियों की सवारी का सिलसिला शुरू हो गया। पिछले 9 महीने से एक हाथी को करीब 3,000 रुपए रोजाना की खुराक हाथी मालिक घर बैठे खिला रहे थे। इस दौरान कई हाथी मालिकों को अपने मकान तक बेचने पड़े। आज जब हाथी की सवारी शुरू हुई तो हाथी मालिक और महावत काफी खुश नजर आए। आमेर हाथी स्टैंड पर सभी महावतों ने खुशी का इजहार कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर किया। हाथियों ने भी पधारो मारो देश की थीम पर पर्यटकों को सलामी देते हुए आमेर महल में हाथी सवारी की ऐतिहासिक शुरुआत की। आमेर महल में है, जहां पर राजा महाराजाओं के जमाने से, राजा मान सिंह के जमाने से आमेर महल काफी विख्यात रहा है। करीब 8 महीने बाद आप देख सकते हैं कि हाथियों की सलामी देखने को मिल रही है। 17 मार्च को ये हाथियों की सलामी बंद कर दी गई थी। यहाँ पर हाथी इस महल पर चढ़ते थे, जो कि पारंपरिक एक रूट था महल के ऊपर चढ़ने का। यहाँ पर्यटक आया करते थे। लंबे इंतजार के बाद में यहाँ पर ये जो हाथी सवारी थी वो बंद कर दी गई थी। फिलहाल कोरोना के एहतियात की वजह से सारी चीजें की गई थी, लेकिन अब जो पर्यटन विभाग है उसने यहाँ पर इसको इजाजत दी है। वन विभाग के साथ मिलकर के सारी चीज की गई है और इन तमाम चीजों के बाद में आप देखिए कि और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे एक बाघ को छेड़ना 3 युवकों को भारी पड़ा। तस्वीर असम से आई है, जहां एक गांव के करीब बाघ आ जाता है, लोग उसे छेड़ने लगते हैं। बाघ तो बाघ होता है। जब उसने पलटवार किया तो देखिए क्या हुआ। यकीनन दिल दहल गया होगा इन तस्वीरों को देखकर। जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया। आप भी एक बार फिर से देखिए।
रॉयल बंगाल टाइगर का ये हमला बेहद खतरनाक था। जिस शख्स पर उसने झपट्टा मारा उसका बचना मुश्किल था, लेकिन इसे इस इंसान की किस्मत समझिए या फिर टाइगर की बदकिस्मती जो इसकी जान बच गई। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें असम की सोनितपुर जिले के बोरपुरी इलाके की है। बताया जा रहा है कि यहाँ के लोगों को इस टाइगर के यहाँ छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद इसे देखने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने इंसानों को देखकर बाघ जान बचाकर भागने की कोशिश में इस शख्स पर झपट पड़ा। हालांकि ये शख्स बाघ की चंगुल से निकल गया और आसपास के लोगों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। और चलिए अब आपको विधायक जी का बंदर प्रेम दिखाते हैं। जी हां, पूरी बात बताएंगे, उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। कैसे विधायक जी बंदर को खाना खिला रहे हैं। एक बच्चे की तरह विधायक जी बंदर को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं, कभी पुचकार रहे हैं, कभी दुलार रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। वानर राज विधायक जी के कंधे पर सवार हैं। विधायक जी पूजा कर रहे हैं और बंदर उनके कंधे पर बैठा है। दरअसल विधायक जी को ये बंदर घायल हालत में मिला था, जिसके बाद विधायक जी ने बंदर की सर्जरी करवाई। तब से ये बंदर विधायक जी के साथ ही रहता है। विधायक जी भी बंदर का पूरा ख्याल रखते हैं। वानर सेवा हनुमान और राम की सेवा के बराबर है। और हमें पता चला कि वानर को करंट लग गया है, उसकी सर्जरी करवाई। अब वो हमें इतना प्यार करने लगा है कि हमारे साथ पूजा करता है, हमारे साथ खाना खाता है। मैं समझता हूँ कि वानर की सेवा करना राम की सेवा करना के बराबर है और हम सबको वानर की सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद।